हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, इस चैप्टर में मनी क्या होती है, पैसा क्या होता है, और क्रेडिट यानी कि लोन क्या होता है, लोन हम कैसे कैसे सोर्सेस से ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। क्योंकि लोन जो होता है वो किसी भी कंट्री में डिफरेंट कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए भी कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमें इन दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो पहले हम अपना फोकस करेंगे मनी के ऊपर। ठीक है, तो मनी क्या होती है इसको समझने के लिए ज़रा पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं डेली, है ना। और ये जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, इन ट्रांजैक्शंस में क्या इन्वॉल्व होती है, मनी। ठीक है, इन ट्रांजैक्शंस में ये जो मनी इन्वॉल्व है, ये किस चीज के लिए कर रहे हैं हम, या तो गुड्स या फिर सर्विसेज। ठीक है, हम क्या परचेज कर रहे हैं इनसे, गुड्स या सर्विसेज। ठीक है, तो मनी, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और इन ट्रांजैक्शंस में मनी इन्वॉल्व होती है। और इस मनी से हम क्या कर रहे हैं, या तो गुड्स परचेज कर रहे हैं या फिर सर्विसेज परचेज कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्चुअल ट्रांजैक्शन ऑफ मनी हुआ नहीं, है ना। बस क्या है, प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, है ना। कई बार क्या होता है कि कोई एक्चुअल ट्रांसफर नहीं हो रहा है मनी का, ठीक है, सिर्फ क्या है, प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, है ना। फ्यूचर पेमेंट है मतलब हमने फॉर एग्जांपल एक मोबाइल खरीदा है, ईएमआई पर खरीदा है, मोबाइल खरीद लिया है, हमने कोई एक्चुअल पैसा नहीं दिया, फ्यूचर पेमेंट का प्रॉमिस है, उसमें ईएमआई कटती जाएगी हर महीने, तो वो प्रॉमिस हमारा फुलफिल हो जाएगा, है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम कोई एक्चुअल ट्रांसफर नहीं करते हैं मनी का, सिर्फ फ्यूचर में पे करने का हम प्रॉमिस करते हैं, यही तो होता है लोन। ठीक है, तो ये चीज अपन को याद रखना है भाई कि हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं, इनमें मनी इन्वॉल्व होती है, उससे हम गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं। और कई बार जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसमें एक्चुअली में मनी का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, सिर्फ प्रॉमिस है कि हम बाद में पे करेंगे। ठीक, अब ये जो हमने बात करी ट्रांजैक्शंस की, कि ट्रांजैक्शंस में मनी इन्वॉल्व होती है, तो क्वेश्चन ये आता है, व्हाई दीज ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी। ऐसा क्यों होता है, बहुत ही सिंपल आंसर है। मनी एक ऐसी चीज है जिसको आप किसी भी चीज के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। बहुत आसान है कि आपको जो भी खरीदना है पैसा दो और वो चीज खरीद लो। सो अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। इसीलिए हर एक व्यक्ति क्या प्रेफर करता है, टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी and then exchange that money for the things that they want। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है हमको कि ट्रांजैक्शंस में मनी इन्वॉल्व क्यों होती है। तो सिंपल आंसर है कि जो भी व्यक्ति जिसके पास मनी है वो उसको इजीली किसी भी कमोडिटी या सर्विस के लिए एक्सचेंज कर सकता है। इसीलिए हर कोई पेमेंट रिसीव करना भी किस फॉर्म में पसंद करता है, मनी के फॉर्म में। और ताकि जब वो मनी ले लेता है तो उस मनी से वो कोई दूसरी चीज भी खरीद सकता है जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया ना। लेकिन ये चीज हमेशा सिंपल नहीं होती थी, अभी तो ये सिंपल है। अभी इस चीज को, सिंपलिसिटी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं एक शू मैन्युफैक्चरर का। ठीक है, ये शू मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, इसको शूज बेचने हैं और वीट खरीदना है, तो वो क्या करेगा, एक ऐसा व्यक्ति सर्च करेगा जो मनी देकर शूज खरीद ले और फिर उस मनी से वो वीट खरीद लेगा। ये सिंपल सा एक एक्सचेंज हो गया विद द यूज ऑफ मनी। लेकिन यदि मनी ना हो तो क्या होगा, यदि मान लो इसको डायरेक्टली एक्सचेंज करने पड़े शूज वीट से, तो समस्या बढ़ जाएगी। उसको पहले एक ऐसा वीट प्रोड्यूसर और वीट सेलर सर्च करना पड़ेगा जो वीट बेचकर शूज खरीदना चाहता हो। तो यहां पर अब देखो, दो लोगों की जो नीड्स हैं वो कोइंसाइड होना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए ना भाई। जो शू मैन्युफैक्चरर है वो शूज बेचना चाहता है और वीट खरीदना चाहता है, और वीट ग्रोअर जो है वो वीट बेचना चाहता है, शूज खरीदना चाहता है। दोनों की नीड्स मैच करनी चाहिए, तभी यहां ट्रांजैक्शन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इसे हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो जो बार्टर सिस्टम होता था
उस बार्टर सिस्टम में ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मिलना बहुत मुश्किल होता था, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी जिसे मनी ने सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया? बाय प्रोवाइडिंग एन इंटरमीडिएट स्टेप। इंटरमीडिएट स्टेप क्या हो गया कि शू मैन्युफैक्चरर ने मनी ली और शूज बेच दिए और फिर उस मनी से उसने व्हीट खरीद लिया, तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है ना। सो मनी by providing an intermediate step solve the problem of double coincidence of wants, जो कि कहां होती थी? बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम क्या होता है? गुड्स फॉर गुड्स, है ना, एक सामान दे के दूसरा सामान लेना, ये होता है बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि भाई जो शू मैन्युफैक्चरर है, he would have to look for a wheat growing farmer who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange. ये होगा बार्टर सिस्टम में, है ना। सो बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाई ईच अदर्स कमोडिटीज। ये हो गई डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की डेफिनेशन। ठीक है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में क्या होता है? बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू बाई एंड सेल ईच अदर्स कमोडिटीज, है ना। Means what a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. ये कंडीशन आ जाएगी अपनी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में। ठीक है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में एक समस्या हो गई है भैया। ये शू मैन्युफैक्चरर है, ये कह रहा है इसको वीट चाहिए, ठीक है, लेकिन जो वीट बेचने वाला है वो कह रहा है मुझे तो शूज नहीं चाहिए, मुझे तो क्लोथ्स चाहिए। और यहां पर एक पॉटर है, ये कह रहा है कि भाई मुझे शूज चाहिए लेकिन मेरे पास वीट नहीं है। तो ये समस्या है। इस समस्या को किसने सॉल्व किया? इस समस्या को सॉल्व किया मनी ने। मनी ने कैसे सॉल्व किया? बाय प्रोवाइडिंग एन इंटरमीडिएट स्टेप। मनी ने ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की, उसको खत्म कर दिया। मतलब क्या है? इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शू मैन्युफैक्चरर टू लुक फॉर अ फार्मर हु विल बाय हिज शूज एंड एट द सेम टाइम सेल हिम व्हीट। अब ऐसा सर्च करने की जरूरत नहीं है। वो क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि भैया मनी ले और उसको शूज बेच दे। कोई भी एक बायर फाइंड करे जो शूज खरीदना चाहता है, उससे एक्सचेंज में क्या ले ले? मनी ले ले, और फिर उस मनी से वो व्हीट परचेज कर ले। ठीक, तो मनी इसमें क्या कर रही है? मीडियम प्रोवाइड करा रही है एक्सचेंज का। तो मनी की सबसे सिंपल डेफिनेशन हो गई। मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। व्हाट इज मनी? एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज मनी। ठीक है, अब जरा हम इस मनी पर और फोकस करते हैं। मनी की डेफिनेशन क्लियर हो गई है अपन को। तो भाई अब हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी इन मॉडर्न टाइम्स, है ना। आज के समय में कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी हम यूज करते हैं, है ना। लेकिन आज के टाइम में जो चीजें यूज करते हैं, इनके बारे में जानने से पहले हम जरा पहले पुराने जमाने में, एंशिएंट टाइम में किन चीजों का यूज किया जाता था मनी की तरह, उनकी मतलब कौन सी चीजें ऐसी होती थी जिनका यूज किया जाता था एक्सचेंज के लिए, है ना। तो जरा हम इस बात पर फोकस करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें थीं जिनका यूज किया जाता था एज मनी, है ना। तो कॉइन्स के आने के पहले की बात करेंगे, है ना। सबसे पहले तो मनी की तरह यूज करने के लिए हम देखें तो कॉइन्स ही आए, है ना। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं ग्रेन्स एंड कैटल्स वर यूज्ड एज मनी। उसके बाद फिर पंच मार्क्ड कॉइन्स आए, है ना। तो ग्रेन्स, कैटल्स, फिर उसके बाद पंच मार्क्ड कॉइन्स, और अब जाके जो हम यूज कर रहे हैं वो है करेंसी एंड डिपॉजिट विद बैंक्स। ये दो हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या यूज करते थे? ग्रेन्स एंड कैटल्स। जैसे कि हमारे यहां ऋग्वेद में इस चीज का वर्णन मिलता है कि इंद्र की एक मूर्ति परचेज करने के लिए 10 गाय दान देनी पड़ती थी। ठीक है, तब जाके कोई इंद्र की मूर्ति। तो यहां गाय या कैटल्स में जो भी चीजें हैं वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज की जा रही हैं, मतलब वो मनी की तरह यूज की जाती थी। वैसे ग्रेन्स कि आप ग्रेन देके कोई भी चीज खरीद सकते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर के कॉइन्स आए। सबसे पहले जो कॉइन्स आए वो क्या कहलाते थे? पंच मार्क्ड कॉइन्स, है ना, सील जैसे, है ना। जैसे अपन को ये दिख रहा है ना, ऐसे सील लगी हुई है, कोई साइज एंड शेप फिक्स नहीं है, बस उन्होंने क्या किया, उस पर सील लगा दिए। तो ये गोल्ड, सिल्वर या कॉपर के हैं, और ये कई सेंचुरीज तक मेन जो प्रिंसिपल मोड ऑफ मनी था वो क्या था? ये कॉइन्स थे।
लेकिन यदि हम आज के मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी की बात करें तो उसमें क्या यूज होता है, करेंसी एंड डिपॉजिट विथ बैंक्स, है ना। तो पहले तरह हम करेंसी की बात करते हैं। करेंसी में क्या आ जाता है, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, ठीक है। ये टोकन करेंसी कहलाती है। एक्चुअली में जितनी इस पे वैल्यू लिखी है वो उतनी उसकी वैल्यू है नहीं, है ना। क्या कह रहे हैं अपन, पहले जो चीजें हम यूज कर रहे थे एज मनी, उनकी या तो खुद की कुछ वैल्यू थी या खुद का कुछ यूज था। जैसे कैटल्स की बात करें, खुद का यूज है। ग्रेन्स की बात करें, यूज है। गोल्ड सिल्वर कॉपर के कॉइन्स की बात करें, उनकी खुद की वैल्यू है। गोल्ड को आप किसी भी फॉर्म में ले जाओ, चाहे बिस्किट के फॉर्म में, चाहे कॉइन के फॉर्म में, चाहे नेकलेस के फॉर्म में, उसकी वैल्यू रहती है ना। लेकिन यदि ये जो नोट है ये आपको फाड़ के दिया जाए तो ये नहीं चलेगा, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं भाई कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पहले मनी की तरह यूज होती थी, लेकिन मॉडर्न मनी में और पहले जो मनी यूज हम करते थे उसमें क्या अंतर है कि पहले की जो मनी थी वो तो या तो प्रीशियस मेटल्स से बनी होती थी, जैसे कि गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है। तो इनकी खुद की वैल्यू होती थी, ठीक, तो इनकी खुद की वैल्यू थी। या फिर ग्रेन्स और कैटल्स होते थे जिनका खुद का एवरीडे यूज हुआ करता था, है ना। लेकिन मनी में हम क्या देख रहे हैं कि मॉडर्न जो मनी है, यानी कि पेपर नोट्स एंड कॉइन्स जो हैं, इनकी ना ही खुद की कोई वैल्यू है और ना एवरीडे यूज है ना। तो ये जो मनी है, मॉडर्न करेंसी है, इट इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। फिर क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं भाई, जब इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, इसका खुद का कोई यूज नहीं है, तो हम क्यों यूज कर रहे हैं इसको, क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे, क्या रीजन है इसका। बिकॉज हमारी गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइज किया है ना। क्वेश्चन आता है ना, वाई इट इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया है, इसीलिए इसको हम यूज कर रहे हैं। और ये करेंसी प्रिंट कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ये करेंसी नोट्स प्रिंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में। एक चीज ये, दूसरी चीज क्या कि गवर्नमेंट ने लॉ बनाकर रुपीस के यूज को लीगलाइज किया है ना। इंडियन लॉ है और ये कहता है कि भैया आरबीआई के अलावा और कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो नोट प्रिंट कर सके। और ये भी कहता है लॉ कि भाई ये जो करेंसी है इसको कोई भी एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भैया हमको तो गोल्ड या सिल्वर में ही पेमेंट चाहिए। ये जो पेमेंट है ये करेंसी के फॉर्म में यदि दे रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, कोई एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमको क्या क्लियर हो गया कि भाई करेंसी में पेपर नोट्स और कॉइन्स आते हैं, इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, खुद की कोई यूज नहीं है, ठीक है। फिर भी हम यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऑथराइज किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में आरबीआई इसे प्रिंट करता है। और लॉ के अकॉर्डिंग आरबीआई के अलावा किसी और के पास ये राइट नहीं है कि वो ये करेंसी प्रिंट कर सकें, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति रुपीस में या जो भी हमारी करेंसी है, जिस कंट्री की जो भी करेंसी है, उस कंट्री के लोग उस करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसको लीगली बाइंडिंग किया गया है ना। क्लियर है ये चीज, कोई डाउट तो नहीं इसमें। यदि किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आकर ये डाउट पूछ सकते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि लॉ लीगलाइजेस द यूज ऑफ रुपीज एज मीडियम ऑफ पेमेंट और इसे कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए ये वाइडली एक्सेप्टेड है एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक। दूसरा फॉर्म ऑफ मॉडर्न मनी क्या है, डिपॉजिट विथ बैंक। मतलब वही करेंसी जब हमने बैंक में जमा कर दी तो वो क्या हो गया, डिपॉजिट विथ बैंक। अब हर बार हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी होती है। अब एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे ना, तो एनसीईआरटी में क्या लिखते हैं कि हर महीने के एंड में जो सैलराइज्ड पर्सन होते हैं उनके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश होता है, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी के लिए उनको कुछ अमाउंट ऑफ कैश चाहिए होता है, बाकी वो बैंक में जमा कर देते हैं, जिस पर बैंक उन्हें इंटरेस्ट भी देता है। भाई हम सिर्फ सैलराइज्ड पर्सन की बात क्यों करें, हम बिजनेसमैन की भी बात करते हैं। बिजनेसमैन के पास भी डेली बहुत सारा पैसा आता है और उसे उस पूरे पैसे की जरूरत नहीं होती, तो वो क्या करता है, बैंक में जमा कर देता है और बैंक उस पर उसे कुछ इंटरेस्ट भी देता है, ठीक है।
तो ये सैलराइज पर्सन अकेले की बात ना करके हम बिजनेसमैन की भी बात करेंगे। ठीक, तो बैंक ने क्या किया, एक बैंक अकाउंट ओपन किया और उस बैंक अकाउंट में हमने वो पैसा जमा कर दिया जिस पर बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट भी देगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज, इसीलिए हमने पैसा जमा किया। तो एक क्वेश्चन जो बनता है, व्हाट डू पीपल डू विथ एक्स्ट्रा कैश, हम उसको एक बैंक अकाउंट खोलते हैं और उस बैंक अकाउंट में हम उस कैश को जमा कर देते हैं। ठीक, अब बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया, इंटरेस्ट भी पे कर रहा है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे हमारा पैसा सेफ हो गया और हमें इससे इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जमा कर दिया तो निकाल नहीं सकते, जब भी हम चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, मनी जो हमने जमा की है वो कभी भी विड्रॉ की जा सकती है जब भी हमारी रिक्वायरमेंट हो, बस बैंक की छुट्टी नहीं होनी चाहिए भाई, है ना, ये एक एक्सेप्शन होता है। ठीक, तो ये जो मनी है ये हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं जब भी हमें रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, सिंस डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, जब भी हमारी डिमांड है तब हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स कहलाते हैं। और ये जो डिमांड डिपॉजिट हैं ये मनी कैसे हैं, क्योंकि हम इनको बिना विड्रॉ किए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। भाई देखो, मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यदि हम एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं तो मनी नहीं है, और यदि हमने ये डिपॉजिट विड्रॉ कर लिए तो वो करेंसी हो जाएगा। मतलब कि बिना विड्रॉ किए यदि हम ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं तभी ये डिपॉजिट विद बैंक जो है वो क्या कहलाएंगे, मनी कहलाएंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है जिसके कारण हम इसको मनी कहते हैं, दैट इज चेक, है ना। क्या होता है वो, चेक, जिसके कारण हम बिना पैसा विड्रॉ किए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और इसीलिए ये डिपॉजिट विद बैंक क्या कहलाते हैं, मनी। हालांकि अब तो चेक के अलावा और भी फैसिलिटीज हैं, हम जानते हैं, अब हम मॉडर्न टाइम में रह रहे हैं। अब एनसीईआरटी में अभी तक ये चीज़ अपडेट नहीं हुई, लेकिन आज हम इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं, हम यूपीआई का यूज़ करते हैं, हम डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं, है ना। क्रेडिट कार्ड की बात नहीं करेंगे, वो लोन हो गया, है ना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, ये सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं हम, और बिना पैसा विड्रॉ किए हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, है ना। अब चेक कैसा होता है, ये देखो, ये आज के टाइम का चेक इस तरीके का होता है, यहाँ पर बैंक का नाम लिखा होता है, यहाँ एड्रेस लिखा होता है, ये अकाउंट नंबर पूरा विजिबल नहीं होता, यहाँ आजकल ऐसे बार कोड होता है एक, और ये चेक नंबर होता है। ठीक है, ये नए टाइप का चेक है। अब जरा एक पुराना टाइप का चेक भी देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है अपन को, है ना। पुराने जो चेक होते थे उसमें यहाँ पर बैंक का नाम होता था, नंबर जो है चेक का वो हमेशा से यही रहता है ना, और ये कोडिंग है, ये सब सिक्योरिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन ये आता है कि एक चेक होता क्या है। चेक क्या है, एक पीस ऑफ पेपर। चेक क्या है, एक पीस ऑफ पेपर जिस पर एक व्यक्ति बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि वो बैंक जो है उस व्यक्ति को पैसा पे कर दे जिसके नाम से उसने चेक इशू किया है ना। तो चेक क्या होता है, इट इज अ पीस ऑफ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक to pay a specific amount from the person's account, उस व्यक्ति के अकाउंट से, to the person in whose name the check has been issued, जिसके नाम से चेक इशू किया गया है उस व्यक्ति को ये पैसा पे कर दे बैंक। ठीक है, तो ये चेक की फैसिलिटी है जिसके कारण हम डिपॉजिट विद बैंक को क्या कह सकते हैं, मनी, है ना, क्योंकि हमने बिना विड्रॉ किए ट्रांजैक्शन कर लिया। ठीक है, लेकिन अब देखो ये चेक जो होता है ये कैसे कैसे वर्क करता है। एक एग्जांपल लिया हमने एक शू मैन्युफैक्चरर का, कि सलीम नाम का एक शू मैन्युफैक्चरर है, उसने लेदर सप्लायर को पेमेंट करने के लिए क्या किया, एक चेक लिखा, है ना, स्पेसिफिक अमाउंट का। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो शू मैन्युफैक्चरर है वो क्या कर रहा है, बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि वो उस लेदर सप्लायर को पैसा पे कर दें, अमाउंट पे कर दें। कितना अमाउंट पे कर दें, जितना उसने चेक में लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज बैंक कह रहा है, ये चीज वो चेक कह रहा है बैंक से, है ना। चेक पर साइन किसके, उस व्यक्ति के जिसने वो चेक इशू किया है। ठीक, तो ये चेक की फैसिलिटी हो गई जिसके कारण हम कहते हैं कि ये जो डिपॉजिट्स विद बैंक हैं ये एक्चुअली में मनी होते हैं। ठीक, लेकिन याद रखिएगा
इसमें बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन ये जो बैंक हैं इनके लिए कोई डिमांड डिपॉजिट या पेमेंट बाय चेक नहीं होती है। ठीक है, ये डिमांड डिपॉजिट नहीं है इनके कि ये जब चाहे जमा करें जब चाहे निकालें। आरबीआई के पास इनको कुछ पैसा जमा करना होता है डेफिनेटली, लेकिन वो भी डिमांड डिपॉजिट नहीं है कि जब चाहे आरबीआई से निकाल लें। वो सिक्योरिटी की तरह उनको आरबीआई के पास जमा करके रखना ही होता है। ठीक है, तो इनका कोई पेमेंट बाय चेक नहीं है और इनके लिए कोई डिमांड डिपॉजिट नहीं होते। लेकिन ये जो हम मॉडर्न मनी की बात कर रहे हैं, इसमें मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब जरा हम डिटेल में इन बैंक्स के बारे में, बैंक की इनकम के बारे में और बैंक की लोन एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या देखना है अपन को, लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक। अब बैंक क्या कर रहा है भाई, हमने पैसा जमा किया बैंक में, तो क्वेश्चन ये आता है कि हमने जो बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, बैंक उस पैसे का क्या करता है। बैंक क्या करेगा, इसमें से कुछ पोर्शन वो अपने पास रखता है ताकि यदि जिन लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया है वो विड्रॉ करने आए तो वो उनको पेमेंट कर सके। तो ये क्या करता है, कितना पैसा अपने पास रखता है, जो भी टोटल डिपॉजिट्स आए हैं उसका 15%, जो भी डिपॉजिट आया, मान लो 50,000 करोड़ का डिपॉजिट आया या 1 लाख करोड़ का डिपॉजिट आया, तो उसका 15% बैंक अपने पास रखता है। बाकी का बचा हुआ जो है वो लोन एक्सटेंड कर देता है दूसरों को। ठीक है, मतलब हमने जो पैसा जमा किया है, बैंक वही पैसा दूसरों को उधार दे रहा है और उस पर दूसरों से इंटरेस्ट ले रहा है। हालांकि ये जो हमने जमा किया उस पर हमें इंटरेस्ट देता है, लेकिन हमने जब पैसा जमा किया है तो उस पर वो हमें कम इंटरेस्ट पे करते हैं, 2%, 3%, 4% ऐसा इंटरेस्ट वो पे करते हैं। लेकिन जिसको इन्होंने पैसा उधार दिया है उससे वो ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, 10%, 12% के आसपास। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, हमने जो पैसा डिपॉजिट किया उसमें से 15% बैंक अपने पास रखता है, बाकी का वो क्या करता है, लोन दे देता है। ठीक है, तो ये 15% क्यों रखा, जो डिपॉजिटर्स हैं यदि वो बैंक से लोन लेने वापस बैंक में जो पैसा जमा किया वो निकालने आते हैं तो वो दे सकें। अब ऐसा देखो 15% से काम चल जाता है, क्यों, क्योंकि एक साथ सारे लोग बैंक के पास नहीं जाएंगे वो पैसा विड्रॉ करने के लिए, इसीलिए इससे इतने 15% से काम चल जाता है ना। तो ओनली सम ऑफ इट्स मेनी डिपॉजिटर्स कम टू विड्रॉ कैश, द बैंक इज एबल टू मैनेज इट विद दिस कैश। ठीक है, क्लियर है। बाकी का जो है उसका मेजर पोर्शन वो क्या करता है, लोन एक्सटेंड कर देता है, क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और इन बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए कई बार लोगों के पास पैसा नहीं होता, तो वो बैंक से लोन लेते हैं और उस पैसे का यूज करके वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं, खुद भी पैसा कमाते हैं और फिर बैंक को भी वो पैसा देते हैं। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, बैंक मेक यूज ऑफ डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। तो बैंक एक यहां इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, किसके बीच में, दो टाइप के लोगों के बीच में, एक जिनके पास सरप्लस मनी है और दूसरा जिनको मनी की रिक्वायरमेंट है। जिनके पास सरप्लस मनी है उन्होंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया और जिनको मनी की रिक्वायरमेंट है उन्होंने बैंक से पैसा उधार लिया, लोन ले लिया। तो देखिए भाई, अब यहां पर क्या होता है, जिन्होंने पैसा डिपॉजिट किया, मतलब जो डिपॉजिटर्स हैं, इन डिपॉजिटर्स को बैंक इंटरेस्ट पे करता है और जिन्होंने पैसा बैंक से उधार लिया, यानी कि ये जो बोरोवर्स हैं, ये बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है भाई, बैंक ने जिनको उधार दिया है उनसे वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन वो हाई इंटरेस्ट लेंगे और डिपॉजिटर्स को जो ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई जो है वो सेविंग्स अकाउंट जो हम खोलते हैं उस पर हमें कभी 2.5%, कभी 3%, कभी 4% ऐसे हमें इंटरेस्ट पे करता है पर एनम। यदि हम फिक्स्ड डिपॉजिट बनाते हैं तो 5, 5.5%, 6%, 7% पर एनम ऐसे हमको इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, लेकिन जब ये उधार दे रहा है, मान लीजिए कार के लिए लोन दिया या हाउस लोन दिया, तो उस पर जो ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो हाई होता है, जैसे कि 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, इवन 14% तक इंटरेस्ट होता है ना।
तो दे रहे हैं कितना 4%, ले रहे हैं कितना 8%, है ना। तो यहां से अब हम बैंक की इनकम की तरफ जा रहे हैं कि बैंक की इनकम का सोर्स क्या है। ठीक है, बैंक क्या करता है, बैंक चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। जो डिपॉजिट पर लोन ऑफर किया उससे ज्यादा इंटरेस्ट ये चार्ज कर रहे हैं लोन पर, है ना। तो इनके बीच का ये जो डिफरेंस है यही बैंक की इनकम का सोर्स होता है। तो व्हाट इज द इनकम ऑफ द बैंक, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन द बोरोअर एंड पेड टू द डिपॉजिटर। ठीक है, बोरोअर पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया और डिपॉजिटर को जो इंटरेस्ट वो पे कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही बैंक की इनकम होती है। बहुत होती है, और थोड़ा बहुत नहीं है, ये बहुत होती है। हम यही समझ सकते हैं कि इतने सारे बैंक हैं, उन बैंक्स में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, उन सब की सैलरीज भी निकल आती हैं और उन सबको जो फैसिलिटीज बैंक देता है वो भी निकल आती हैं। मतलब कि बहुत सारा प्रॉफिट होता है इसमें, है ना। हालांकि ये मनी लेंडर्स के कंपैरिजन में कम है। मनी लेंडर्स जो चार्ज करते हैं उसके कंपैरिजन में ये जो इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है ये कम होता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि बैंक्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मनी लेंडर चार्ज करता है 2%, 3%, 4%, 5% पर मंथ, वो पर मंथ होता है। उस हिसाब से हम देखेंगे तो ईयरली कितना हो जाएगा, यदि 5% पर मंथ ले रहा है तो 60% पर एनम हो जाता है। जबकि बैंक कितना चार्ज कर रहा है, 8% to 12% और 14% पर एनम, है ना। तो बहुत अंतर होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि बैंक्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो बैंक की इनकम का सोर्स हमें पता चल गया, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोअर एंड व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमको याद रखनी है, ये आपको पूछी जा सकती है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक। अब लेकिन लोन जो है ये फायदा करेगा हमें कि नुकसान करेगा, इसको समझने के लिए हम दो डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन पढ़ेंगे। लेकिन क्रेडिट या लोन होता क्या है, पहले इसको जरा हम समझ लें, क्योंकि हम बहुत सारी डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं जिनमें क्रेडिट इन्वॉल्व होता है, हमें पता भी नहीं चलता और हम क्रेडिट इन्वॉल्व कर लेते हैं, हम लोन ले लेते हैं। ठीक है, तो लोन क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है ना। कीवर्ड्स याद रखेंगे, लोन क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। किस किस के बीच में, लैंडर और बोरोवर के बीच में, जिसमें लैंडर बोरोवर को क्या प्रोवाइड करता है, गुड्स और सर्विसेज और मनी। ठीक है, लैंडर बोरोवर को क्या प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स, सर्विसेज या मनी। किस चीज के अगेंस्ट, प्रॉमिस के अगेंस्ट। किस चीज का प्रॉमिस, रिटर्न इन फ्यूचर, कि आप मुझे बाद में पे करेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, क्रेडिट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लैंडर सप्लाइज द बोरोअर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। ठीक है, प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, ये बहुत जरूरी है भाई। इसके अगेंस्ट अब देखो कैसे होता है ये, हम कैसे इन्वॉल्व करते हैं लोन, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एक फेस्टिव सीजन का, एक शू मैन्युफैक्चरर है मिस्टर सलीम, इन्होंने किस तरीके से लोन लिया। देखो इसमें आपको ये देखेंगे कि इन्होंने कुछ एक्चुअली में मनी नहीं ली है, लेकिन फिर भी लोन है वो, है ना। कैसे है लोन, देखिए भाई, फेस्टिव सीजन आने वाला है, 2 महीने बाद फेस्टिव सीजन है, और इनको एक बड़े ट्रेडर से ऑर्डर मिल जाता है शूज मैन्युफैक्चर करने का। कितने पेयर्स, 3000 पेयर्स ऑफ शूज। अब इतने सारे शूज बनाने के लिए इनको कुछ एक्स्ट्रा वर्कर्स चाहिए पड़ेंगे। किस चीज के लिए वर्कर चाहिए, शूज बना रहे हैं तो भाई स्टिचिंग के लिए एंड पेस्टिंग के लिए। इसके लिए इनको कुछ एक्स्ट्रा वर्कर्स चाहिए पड़ेंगे और इसके लिए उनको कैपिटल भी चाहिए। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, कैसे लोन ले रहे हैं, जरा उस पर फोकस करते हैं। पहली चीज, शूज बनाने के लिए इनको चाहिए क्या, रॉ मटेरियल यानी कि लेदर। तो जो लेदर जिससे वो खरीदते हैं उनसे उन्होंने कैसे लोन लिया, ये देखो भाई। उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे लेदर सप्लाई कर दो, लेकिन मैं इस लेदर का पेमेंट आपको कुछ समय बाद करूंगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं प्रॉमिस टू पे हिम लेटर। ये एक लोन ले लिया इन्होंने, उन्होंने कहा लेदर आप मुझे अभी सप्लाई करो, लेकिन इसका पेमेंट मैं आपको कुछ समय बाद करूंगा। देखो लोन हो गया ये। दूसरा लोन कैसे लिया इन्होंने, एडवांस के रूप में। जिस ट्रेडर ने इनको शूज का ऑर्डर दिया उससे उन्होंने 1000 पेयर ऑफ शूज का पैसा एडवांस ले लिया। एडवांस ले लिया भाई, एक तो सिक्योरिटी हो गई
कि ऐसा नहीं कि मैंने 3000 शूज बना लिए और ये कहीं और से ले लें या ऑर्डर कैंसिल कर दें, है ना। तो 1000 शूज का पैसा इन्होंने एडवांस ले लिया है, तो इनके लिए ये लोन भी है और सिक्योरिटी भी है, ठीक है। तो ये दो तरीके से इन्होंने लोन लिया, इन्होंने फटाफट वो ऑर्डर तैयार किया और टाइम पर ऑर्डर सप्लाई कर दिया। तो क्या हुआ, एट द एंड ऑफ मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मेक अ गुड प्रॉफिट एंड रीपे द मनी दैट ही हैड बोरोड। क्या क्या मैंने कि वो जो लेदर सप्लाई करने वाले से जो उधार था ना, वो उसको पेमेंट कर दिया। जो 1000 शूज का पैसा एडवांस लिया था, उससे उसने लेबर को दे दिया पैसा, है ना। तो यहां पर हमने देखा इस सिचुएशन में इसकी कंडीशन इंप्रूव हो गई। तो इससे हमने क्या सीखा भाई इस क्रेडिट सिचुएशन से, कि इन केस ऑफ सलीम ऑब्टेन्ड क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हम समझते हैं भाई, 9th क्लास में हमने पढ़ा है। वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। द क्रेडिट हेल्प हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम एंड देयरबाय इंक्रीज हिज अर्निंग्स। ठीक है, यहां पर फायदा हुआ। मतलब इस केस में हमने देखा कि लोन लेना जो है उसने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया इस सिचुएशन में। ठीक, एक और सिचुएशन देखते हैं हम। यहां पर एक फार्मर की बात करते हैं अपन भाई। स्वप्ना नाम की एक फार्मर है जिसके पास एक स्मॉल प्लॉट है। कितना, 3 एकड़ का, है ना। 3 एकड़ छोटा ही कहलाता है, ज्यादा बड़ा नहीं कहलाता, है ना। ये स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये एक स्मॉल फार्मर है। अब इस 3 एकड़ जमीन पर खेती करने के लिए उसने मनी लेंडर से पैसा उधार लिया। खर्चा निकालना था कल्टीवेशन का। उसने सोचा कि अभी ले लेती हूं, फसल उग जाएगी तो उसका पैसा लौटा दूंगी। क्या होप थी उसको कि दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रीपे द लोन, ये उनको उम्मीद थी। लेकिन हुआ क्या, आधा सीजन निकला था, फसल ठीक से पक नहीं पाई और क्रॉप फेलियर हो गया क्योंकि पेस्ट ने अटैक कर दिया, कीड़े लग गए। अब क्या करेगी भाई, पेस्टिसाइड डालेगी। उसने महंगे पेस्टिसाइड्स डाले, लेकिन पेस्टिसाइड्स डालने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ा। एंड शी वॉज अनेबल टू रीपे मनी लेंडर। और उसके कारण क्या होगा, जो डेट है वो ग्रो होता चला जाएगा। वो जो कर्ज है ना, लोन को हम डेट भी बोलते हैं ना। तो ये डेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और एक बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। अब वो चुका नहीं पाई, लेकिन अगला साल आ गया, फिर खेती करनी है। बिना खेती करे काम चलेगा नहीं। तो उसने क्या किया, दोबारा से वो गई मनी लेंडर के पास और एक फ्रेश लोन ले लिया। अब फ्रेश लोन लेकर क्या करेगी, फिर खेती करेगी। इस बार खेती में कोई दिक्कत नहीं हुई, इस बार कोई पेस्ट ने अटैक नहीं किया, तो फसल नॉर्मल हुई, है ना। नॉर्मल क्रॉप थी इस साल, ठीक है। लेकिन उससे इतनी इनकम नहीं हुई कि वो पुराना लोन भी चुका पाए। तो वो किस चीज में फंस गई, एक डेट ट्रैप में फंस गई है। किस चीज में फंस गई है, वो एक डेट ट्रैप में। अब उसको क्या करना पड़ रहा है, मजबूरी में, चूंकि इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। यदि उसने अभी लोन पे नहीं किया तो वो लोन बढ़ता जाएगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन यहां पर उसके पास जमीन थी, उसने वो जमीन का एक हिस्सा बेचा और उस मनी लेंडर का लोन उसने चुका दिया। तो ये जो सिचुएशन है ये क्या कहलाती है, डेट ट्रैप की सिचुएशन कहलाती है, जिससे रिकवरी बहुत मुश्किल होती। तो इस केस से हमने क्या सीखा, रूरल एरियाज में मेन डिमांड किस क्रेडिट की काय के लिए होती है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ये एक पॉइंट याद रखिएगा भाई। रूरल एरियाज में ज्यादातर लोग जो हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग। और इसीलिए ज्यादातर लोग जो वहां पर लोन लेते हैं वो किस चीज के लिए लेते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लेते हैं। अब क्रॉप प्रोडक्शन में क्या होता है, किस चीज के लिए पैसा चाहिए, सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, वाटर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एंड रिपेयर ऑफ द इक्विपमेंट्स के लिए। इन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। अब कम से कम 3 से 4 महीने का तो आपको लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि फसल जो होती है ना वो कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम लेती है, ठीक है। तो जो मान लीजिए अब ये 4 महीने के लिए लोन लिया तो 5% पर मंथ के हिसाब से 4 महीने में 20% पे करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर 4 महीने में इतना ज्यादा लोन हो जाता है उनके ऊपर
कि अपन मतलब देख सकते हैं बैंक के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ठीक, तो फार्मर क्या करता है, जैसे ही सीजन की बिगिनिंग होती है सोइंग सीजन की, तो वो उधार लेता है और लोन कब पे करता है, रीपे करता है, जब हार्वेस्ट हो जाती है तब वो लोन रीपे करता है। ठीक है, अब ये जो लोन है इससे फार्मर की इनकम पर बहुत असर हो रहा है। उसने जो कुछ कमाया उसका मैक्सिमम पार्ट कहां चला गया, किस चीज में चला गया, रीपेमेंट ऑफ लोन। तो रीपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशियली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम द फार्मिंग। ठीक है, लेकिन फार्मिंग से बहुत ज्यादा इनकम है नहीं, और जो इनकम हो रही है उसका मैक्सिमम पार्ट इस रीपेमेंट में चला जा रहा है, तो फार्मर्स की कंडीशन बुरी रह जाती है। तो स्वप्ना का केस जो है ना बहुत ही क्रूशियल है, फार्मर्स की हालत बहुत बुरी है। फार्मर्स के केस में यही हो रहा है जो स्वप्ना के साथ हुआ, कि क्या हुआ, फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड द लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल। ऐसा कई फार्मर्स के साथ होता है, कई तो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास स्वप्ना की तरह जमीन नहीं होती है ज्यादा कि वो जमीन बेचकर कर्जा चुका सकें, तो क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ भाई, उसको मजबूरी में अपनी जमीन का एक पार्ट बेचना पड़ा, तब जाके वो लोन रीपे कर पा रही है। तो ये सिचुएशन किस चीज की बन गई, डेट ट्रैप की। और डेट ट्रैप क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जहां से बोरोवर के लिए बाहर निकलना बहुत कठिन होता है। तो क्रेडिट इन दिस सिचुएशन pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful। बहुत मुश्किल होता है। कर्ज का जाल है, डेट ट्रैप, कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। आपने जैसे स्वप्ना ने देखा, एक सीजन में लोन लिया है ना, मान लीजिए यदि उसने 2% पर मंथ, सॉरी 2% पर मंथ यदि अपन देखते हैं उसने इस इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया है, तो देखो भाई साल भर का कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा, है ना, 24%। यदि उसने 4 महीने में लौटा दिया होता तो 8% के इंटरेस्ट पर उसको लोन लगता है ना, 8% इंटरेस्ट देना पड़ता। लेकिन अब देखो स्वप्ना के केस में क्या हुआ कि वो लोन चुका नहीं पाई, तो ये 24% साल भर का तो लग गया, और फिर 4 महीने और, यानी ये 8% और लग जाएगा, यानी 32% लोन उसको चुकाना पड़ेगा यदि ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ तो। समझे, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट ले लिया तो और समस्या है ना, तो बेचारी वो डेट ट्रैप में फंस गई। अब इस सिचुएशन से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। मान लो जो हम 32% टैक्स इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, यदि उसने मनी लेंडर से 1000 रुपीज लिए, मान लो उसने उधार, ठीक है, तो यदि 32% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से चलें तो 1320 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, इतना तो इस पे लगेगा ही लगेगा, 32%। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो भाई फार्मर्स की कंडीशन बहुत खराब है, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। कई लोग उधार चुका नहीं पाते, जमीन नहीं होती इतनी कि वो बेच के उधार चुका लें, तो आत्महत्या कर लेते हैं। और कई लोग स्वप्ना की तरह जमीन बेचकर अपना उधार चुकाते हैं। तो देखो, दो अलग अलग सिचुएशन में हमने देखा, दो डिफरेंट केस में, कि एक जगह लोन लेना फायदे का सौदा साबित हुआ, वहां उससे इनकम बढ़ी, और दूसरी जगह उल्टा हुआ और वर्स हो गई कंडीशन लोन लेने से, है ना। तो इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स इन इंक्रीज अर्निंग्स एंड देयरफॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ। ठीक है, अनदर सिचुएशन में क्या है, बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर क्रेडिट पुशेस द पर्सन इनटू अ डेट ट्रैप। टू repay her loan she has to sell portion of her land and she is clearly much worse off than before। बहुत बुरी सिचुएशन है इसकी, अब पहले से कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई है ना। तो अब क्वेश्चन क्या आता है, कब लोन लेना फायदेमंद है और कब नुकसानदायक हो सकता है, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा। मतलब हमें लोन कब लेना चाहिए, दो चीजों का ध्यान रखते हुए, है ना। ये दो चीजें यदि हैं, ज्यादा रिस्क है ना, सबसे पहली चीज क्या, रिस्क। यदि रिस्क बहुत ज्यादा है तो लोन लेने से बचें। ठीक है, और यदि मान लो रिस्क है लेकिन आपके पास कोई सपोर्ट है,
जैसे कि स्वप्ना के पास जमीन थी, बेचकर वो चुका सकती थी, है ना। तो यदि लॉस हो रहा है और आपके पास कोई सपोर्ट है तो लोन ले सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं जिस पर डिपेंड करता है लोन लेना चाहिए कि नहीं, कि रिस्क इन द सिचुएशन, ये फर्स्ट, एंड वेदर देयर इज सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस। ठीक है, ये दो चीजें हैं जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि लोन लेना चाहिए कि नहीं, लोन लेना कब फायदेमंद होगा और कब नुकसानदायक होगा। रिस्क है और सपोर्ट नहीं है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। रिस्क है लेकिन सपोर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लोन लेकर रिस्क ले सकते हो, क्योंकि रिस्क नहीं लोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन यदि कोई रिस्क नहीं है और सपोर्ट भी है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, लोन ले लो और आगे बढ़ते चले जाओ, अपने आप को डेवलप करते चले जाओ। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि लोन लेते समय कि जिस चीज के लिए हम लोन ले रहे हैं उसमें रिस्क कितना है, और यदि कोई लॉस हो जाता है तो उसके इसमें सपोर्ट है कि नहीं। भाई लेकिन अब देखो, लोन सबको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी तो देखना पड़ेगा। लोन किसको मिलता है? उसको मिलता है जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट फुलफिल करता है। टर्म्स यानी क्या? कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस हम बोलते हैं ना, टर्म्स मतलब क्या है? कुछ हमारी शर्तें, यदि कुछ शर्तें फुलफिल होती हैं तो लोन मिलता है, अदरवाइज नहीं। खास तौर से हम बात कर रहे हैं बैंक से। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति लोन ले रहा है, अब चाहे वो यहां पर हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट मेनली तो हम बैंक के लिए देखेंगे, लेकिन एक चीज ऐसी है इंटरेस्ट, जो सभी जगह लागू होती है। जो व्यक्ति लोन लेना चाहता है यदि वो इंटरेस्ट पे करने के लिए तैयार है तो ही उसे लोन मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो सब जगह फुलफिल होनी चाहिए, तभी लोन मिलता है ना। हालांकि कुछ यहां पर एक्सेप्शंस होते हैं। क्या होते हैं एक्सेप्शंस? हमारे फ्रेंड्स जो कई बार हमें पैसा दे देते हैं और उस पर इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन यदि हम एक लोन एग्रीमेंट की बात करें, मतलब कि हम मार्केट से लोन ले रहे हैं किसी से, तो वो क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट देनी पड़ेगी तभी वो लोन देगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस करना ही है, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी पे करना होगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है? कोलैटरल। कोलैटरल क्या होता है? कोई भी हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कोलैटरल हो सकती है। कोई भी हमारी जो एसेट है, हमारे घर में जो ज्वेलरी है वो, हमारी जमीन, हमारी गाड़ी, हमारा घर, है ना। तो कोई भी ऐसी चीज जो हमारी एसेट है, जिसकी वैल्यू है मार्केट में, वो कोलैटरल की तरह वर्क कर सकती है। उसको एज सिक्योरिटी हमको डिपॉजिट करना होता है, तो उसके अगेंस्ट हमें लोन मिलता है। बैंकों में भी ये होता है, बिना कोलैटरल के बैंक लोन नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप हाउस लोन लेने जाते हैं, हाउस लोन आपको बैंक से मिल जाता है, आसान होता है हाउस लोन लेना। क्यों आसान होता है हाउस लोन लेना? इसीलिए क्योंकि बैंक जो है ना, जो घर आपने खरीदा है उसके ओरिजिनल कागज बैंक के पास रहेंगे। आप यदि लोन रीपे नहीं कर पाते हैं तो वो घर बेचकर बैंक लोन अपना वापस ले लेगा। ठीक है, तो कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करके आसानी से होम लोन लिया जा सकता है। ठीक, अब हम देखते हैं भाई, ये कोलैटरल को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। क्या होता है कोलैटरल? एक एसेट दैट द बोरोवर ओन्स। बोरोवर जो उधार ले रहा है वो ओन करता है, वो उसका मालिक होता है। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइव स्टॉक, ये मैं भूल गया था। डिपॉजिट विद बैंक, हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। एंड ये सब जो है ना, किस तरीके से यूज किए जाते हैं? यूज दिस एज अ गारंटी टू अ लैंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। तो कोलैटरल क्या है? गारंटी है। क्या चीजें कोलैटरल हो सकती हैं? कोई भी ऐसी चीज जो आपकी एसेट है वो आपका कोलैटरल बन सकती है, गारंटी बन सकती है। ये आप लैंडर के पास रख कर जमा करके उसके बदले में लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो बोरोवर जो होता है उसको इंटरेस्ट पे करना होता है, साथ में कोलैटरल जमा करना होता है। ठीक, अब जो बोरोवर है यदि वो ये लोन रीपे करने में फेल हो जाता है तो लेंडर क्या करेगा? ही हैज द राइट टू सेल द एसेट और कोलैटरल टू ऑब्टेन द रीपेमेंट। ठीक, ये दो चीजें हो गई। इसके बाद हम देखते हैं भाई, डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है
है ना, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो हमने देखा इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट, दूसरा लोन के लिए कोलेटरल चाहिए, तीसरा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और चौथा मोड ऑफ रीपेमेंट चाहिए, है ना। तो प्रॉपर्टी, लैंड, डिपॉजिट्स विद बैंक, लाइफ स्टॉक, सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलेटरल and interest rate, collateral and documentation required and the mode of repayment, these together are called terms of credit। ठीक है, तो terms of credit यदि fulfill हो रहे हैं तो ही आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर है ये चीज? तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट ध्यान से समझ लें भाई। यदि आप लोन लेना चाहते हैं किसी बैंक से तो सबसे पहले बैंक आपके क्या मांगेगा? डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। ठीक है, कि भैया डॉक्यूमेंट्स दो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? आपका आईडी प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ और आपका इनकम प्रूफ। ये तीन चीजें तो बैंक को चाहिए। जब ये हो जाता है तो इंटरेस्ट रेट पे करने के लिए आप तैयार हो कि नहीं? ठीक है, फिर कोलेटरल क्या है? सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं वो पर्सनल लोन पर पे करते हैं बैंक को, लगभग 12 to 14%, है ना। और वो भी जो सैलराइज्ड पर्सन होते हैं उनको आसानी से मिलता है, बिजनेसमैन को पर्सनल लोन बहुत मुश्किल से मिलता है ना। तो इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन एंड मोड ऑफ रीपेमेंट। मोड ऑफ रीपेमेंट क्या होगा भाई? आप कैसे रीपे करोगे? फॉर एग्जांपल हमने कार लोन लिया, हमने कहा हम हर मंथ इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, ईएमआई करेंगे और हमारे बैंक अकाउंट से आप डायरेक्टली काट लो उसको। तो ये चारों कंडीशंस यदि फुलफिल होती हैं तो लोन मिलता है। ठीक है, अब ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट हमने पढ़ ली, लेकिन मैंने क्या बताया इसमें एक्सेप्शंस हैं। जरूरी नहीं है कि हर जगह ये सारी चीजें हों। तो कैसे कैसे सिचुएशंस में हमें लोन मिल सकता है, क्या क्या कंडीशंस में हमें लोन मिल सकता है, कैसे कैसे मिल सकता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं और एक स्टोरी के थ्रू चर्चा करेंगे कि ये दो बच्चे हैं, रोहित और रंजन, इन्होंने टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में पढ़ लिया क्लास में। अब वो ये जानना चाहते थे, ईगर थे। देखो, क्यूरियोसिटी है, बहुत जरूरी है सीखने के लिए। क्यूरियोसिटी नहीं होगी, जानने की इच्छा नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो इन बच्चों में क्यूरियोसिटी थी कि भैया ये जो क्रेडिट अरेंजमेंट्स हैं, यानी कि लोन किन किन तरीकों से लोग ले सकते हैं, वो ये जानना चाहते थे। तो उन्होंने अपने एरिया का सर्वे किया, कुछ लोगों से मिले जुले वो। तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत डिफरेंट टाइप के क्रेडिट अरेंजमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चंस हैं उनके दिमाग में? एक क्वेश्चन है, हु वर द पीपल हु प्रोवाइड क्रेडिट? लोन देता कौन है? ठीक है, हु वर द बोरोवर्स? लोन लेने वाले कौन कौन लोग हैं? ठीक है, एंड व्हाट वर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, है ना। ये मैंने अभी बताया, चार हमने पढ़ी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चारों हर जगह अप्लाई हों। ठीक है, तो ये अपन देख रहे हैं कि ये उनके दिमाग में क्वेश्चंस हैं और इन्हीं के कारण वो कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए अपने आसपास के गांव में गए। ठीक है, और ये हम स्टोरी पढ़ रहे हैं 15 नवंबर 2019 की। तो क्या है भाई, वो बच्चे क्या कह रहे हैं? वी हेडेड डायरेक्टली फॉर द फील्ड्स वेयर मोस्ट फार्मर्स एंड लेबरर्स हु वुड बी वर्किंग एट दिस टाइम ऑफ द डे। तो 15 नवंबर 2019 को वो सर्वे करने निकले और कहां पहुंचे? अपने गांव के खेतों के आसपास पहुंचे जहां फार्मर्स और लेबर्स काम कर रहे होंगे। ठीक है, अब उन्होंने देखा सबसे पहले कि भैया फील्ड्स में यानी खेतों में क्या लगा हुआ है? पोटैटो की क्रॉप लगी हुई है, आलू लगे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने श्यामलाल नाम के एक व्यक्ति से बात करी जो कि एक स्मॉल फार्मर है उनके विलेज में। विलेज का नाम क्या है? सोनपुर। ठीक है, एक स्मॉल इरिगेटेड विलेज है, मतलब पानी है, सिंचाई होती है और यहां पर आलू की फसल लगी हुई है। अब श्यामलाल से उन्होंने बात करी। श्यामलाल ने क्या बताया? श्यामलाल टेल्स अस दैट एवरी सीजन ही नीड्स लोन फॉर कल्टीवेशन ऑन हिज 1.5 एकर्स ऑफ लैंड। हर साल चाहिए उसको लोन। अब कुछ साल पहले तक वो किससे लोन लेता था? विलेज मनी लेंडर से लोन लेता था। कितने परसेंट इंटरेस्ट पर? 5% पर मंथ, यानी 60% पर एनम। अब वो साल भर नहीं लेगा, हालांकि वो 4 महीने में या चुका देगा तो वो 20% में उसका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो अब ये मनी लेंडर की जगह उनको एक ट्रेडर मिल गया। उस ट्रेडर से उसने लोन लेना स्टार्ट कर दिया। ट्रेडर उसको कितने परसेंट पर लोन दे रहा है? 3% पर मंथ, यानी कि 36% पर एनम।
ठीक है। तो ये उसने जब ट्रेडर से लोन लेना स्टार्ट किया तो 2% पर मंथ कम हो गया, साल का देखा जाए तो 14% का उसको 24% बच गया, 36% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। लेकिन ये ट्रेडर बहुत समझदार है भाई, वो दूसरे तरीके से फायदा निकाल रहा है। वो कह रहा है भाई मैं तुझे 3% पर मंथ पर मैं इंटरेस्ट भी दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुझे वो क्रॉप जो है ना वो मुझे ही बेचनी होगी, तो किसी और को क्रॉप नहीं बेचेगा। ठीक है। तो क्रॉप जो होती है ना, जब हार्वेस्टिंग होती है उस समय सस्ती होती है ना, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन ट्रेडर सप्लाइज द फार्म इनपुट ऑन क्रेडिट। फार्म इनपुट दे दिया, उसको बीज दे दिया, खाद दे दिया, फर्टिलाइजर दे दिया, है ना, which is to be repaid when the crops are ready for harvest। चुकाना कब है? जब हार्वेस्टिंग होगी उस समय। तो फार्मर ने, जो ट्रेडर था, उसने क्या कहा कि इंटरेस्ट जो वो ले रहा है लोन पर वो तो देना ही है, लेकिन ही जो ट्रेडर है ही ऑल्सो मेक्स द फार्मर्स प्रॉमिस टू सेल द क्रॉप टू हिम। क्रॉप भी आप उसी को बेचो, तो क्या होगा? दिस वे ट्रेडर कैन इंश्योर दैट द मनी इज रीपेड प्रॉम्प्टली। और साथ में इसको देखो, चूंकि हार्वेस्ट के टाइम पर क्या होता है, क्रॉप जो होती हैं वो लो प्राइसेस पर होती हैं, तो वो सस्ते में खरीदेगा और ट्रेडर जो है उससे प्रॉफिट कमा लेगा, क्योंकि जब वो स्टोर करके रख लेगा, जब उसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसको बेच देगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से हम देखते हैं कि इसको डबल प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहां हमने देखा 2 तरीके से लोन मिल रहा है उस फार्मर को। एक पहले मनी लेंडर से मिल रहा था, लेकिन बहुत महंगा था, तो उसने किससे लिया? फिर ट्रेडर से लिया, जो थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, लेकिन हार्वेस्ट के बाद क्रॉप जो है उसको ट्रेडर को ही बेचनी पड़ रही है, ट्रेडर उससे फायदा निकाल ले रहा है। ठीक। दूसरा केस देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा केस, एक बैंक से लोन लेने का केस है। अरुण नाम का एक व्यक्ति है। नेक्स्ट जो वो बच्चे हैं किससे मिले? अरुण नाम के व्यक्ति से मिले। ठीक है। अब जो अरुण है, इसने लोन कहां से लिया? उसके पास कितनी जमीन है? 7 एकड़ जमीन है, और ही इज वन ऑफ द फ्यू पर्सन इन सोनपुर जिन्होंने बैंक से लोन लिया है कल्टीवेशन के लिए। अब यहां इंटरेस्ट कम होगा, कितना है? इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज 8.5% पर एनम। अब देखो कहां हमने अभी पढ़ा, एक 60% ले रहा था, एक 36% ले रहा था, और यहां तो सिर्फ बैंक जो है 8.5% पर एनम ले रहा है, और मंथली निकालोगे तो बहुत ही कम आ जाएगा, 1% से भी कम आ जाएगा। और ये कभी भी पे कर सकता था अगले 3 साल में, जरूरी नहीं है कि उसी साल उसको पे करना हो। ठीक है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके पास, बहुत सस्ते में इसको लोन मिल गया है। अब ये क्या कर रहा है? देखो, सस्ते में लोन मिला, अब इसके पास कंपल्शन नहीं है कि इसको किसी ट्रेडर को हार्वेस्टिंग के टाइम पर क्रॉप बेचनी हो। ये क्या करेगा? हार्वेस्ट करके स्टोर कर लेगा, सिर्फ उतना बेचेगा जिससे वो बैंक का लोन चुका सके, बाकी का उसने स्टोर करके रख लिया, उसके बदले में उसको रसीद मिल गई, उस रसीद के बदले वो बैंक से फ्रेश लोन लेकर कुछ और नया बिजनेस भी कर सकता है या कोई नई क्रॉप भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसने यही किया। देखो क्या किया, अरुण प्लान्स टू रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ द क्रॉप। ठीक है। He then intends to store the rest of the potatoes in a cold storage and apply for a fresh loan from the bank against the cold storage receipt। अब बैंक ये ऑफर देते हैं, बैंक उन लोगों को ये फैसिलिटी देते हैं जो उनसे लोन ले रहे हैं और खेती कर रहे हैं ना, तो बैंक ऑफर्स दिस फैसिलिटी टू फार्मर्स हु हैव टेकन क्रॉप लोन फ्रॉम देम। इसको फायदा हुआ, देखो भाई, काफी फायदा हुआ। फिर इसके बाद देखते हैं अपन अगला केस रमा का, जो कि एक लेबर है ना। तो रमा इज वर्किंग इन अ नेबरिंग फील्ड। ठीक है। एंड शी वर्क एज एन एग्रीकल्चरल लेबर। अब इसके पास तो हमेशा पैसों की कमी है, हमेशा इसको लोन की रिक्वायरमेंट है ना। तो देयर आर सेवरल मंथ्स इन अ ईयर व्हेन रमा हैज नो वर्क। एग्रीकल्चरल लेबर है तो हार्वेस्टिंग के टाइम पर, सोइंग के टाइम पर उसके पास पैसा होगा, उसके पास काम होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द मंथ्स जो है उसके अनएम्प्लॉयड गुजर रहे हैं। अब वो क्या चाहती है? शी नीड्स क्रेडिट टू मीट द डेली एक्सपेंसेस। अब इसको लग्जरी के लिए नहीं, डेली के एक्सपेंसेस जो खाने पीने के होते हैं उसके लिए इसको डेली लोन की रिक्वायरमेंट होगी। और मान लो कोई बीमार पड़ गया, एक्सपेंसेस ऑन सडन इलनेस और फंक्शंस, यदि कोई बीमार पड़ गया या कोई फंक्शन आ गया फैमिली में,
तो उसके लिए भी उसको क्या चाहिए पड़ेगा, लोन। अब वो लेबर है, उसके पास कोई कोलैटरल नहीं है, ऐसी सिचुएशन में इसको लोन कौन देगा भाई, सिर्फ वही जो उसका एम्प्लॉयर है ना। तो रमा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके एम्प्लॉयर के ऊपर, जो कौन है, एक मीडियम लैंड ओनर इन सोनपुर। अब ये देखो इसको एक्सप्लॉइट करेगा। लैंड ओनर को मालूम है कि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास जमीन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंटरेस्ट कितना ले रहा है, 5% पर मंथ, ठीक है। और रमा को ये पैसा कैसे पे करना है, बाई वर्किंग फॉर द लैंड ओनर, ठीक। अब ये लैंड ओनर क्या करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम रमा हैज टू टेक अ फ्रेश लोन बिफोर द प्रीवियस लोन हैज बीन रीपेड। तो लैंड ओनर क्या बोलेगा कि तुम हमारे यहाँ काम करो और जितना पैसा एक्चुअली एक दिन का मिलना चाहिए उससे कम पैसा पे करेगा, ठीक है। प्रेजेंटली उसने 5,000 रुपए लोन लेके रखा हुआ है लैंड ओनर से, ठीक। अब लैंड ओनर जो है ही डजंट ट्रीट हर वेल, लेकिन उसके बाद भी शी कंटिन्यू टू वर्क फॉर हिम। क्यों, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको यदि जरूरत पड़ी लोन की तो शी कैन गेट लोन फ्रॉम हिम व्हेन इन नीड, कोई और उसको लोन नहीं देगा, है ना। तो इसीलिए रमा, जो कि उसी गांव में रही, जो बच्चे हैं उनसे पूछ रहे हैं, तो रमा क्या बोल रही है, रमा टेल्स अस दैट द ओनली सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर द लैंडलेस पीपल इन सोनपुर आर द लैंड ओनर एम्प्लॉयर्स, ठीक है। ये है ओनली सोर्स ऑफ लोन, ठीक। तो अभी हमने देखा मनी लेंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, बैंक हैं, और अब यहां देखा कुछ लैंड ओनर्स हैं। वो लैंड ओनर्स किसको लोन दे रहे हैं, उनके यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चरल लेबर काम कर रहे हैं उनको, ठीक है। एक और सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स कैसे वर्क करती हैं, इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं कि बैंक्स के अलावा जो मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट है, सस्ता क्रेडिट, कहां से मिलता है रूरल एरियाज में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से, ठीक है। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, इसमें जो मेंबर्स होते हैं दे पूल देयर रिसोर्सेस फॉर कॉरपोरेशन। मान लीजिए एक फार्मर्स की कॉरपोरेशन है, तो वो कैसे अपनी एसेट्स पूल कर रहे हैं, उन सब ने कहा कि भैया ये जो जमीन है ये हमारी नहीं है, ये इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की है, और उस पर सब लोग मिलकर काम करते हैं, प्रोडक्शन होता है, जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क डन बाय द पीपल। जिसने जैसा काम किया उसको प्रॉफिट में से वैसा हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो कुछ एरियाज में ये कोऑपरेशन में जो लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो अपनी एसेट्स एक साथ पूल करते हैं। कई टाइप की कोऑपरेटिव्स होती हैं, मैंने आपको फार्मर्स का एग्जांपल दिया, ये वीवर्स की कोऑपरेटिव्स हो सकती हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की कोऑपरेटिव्स हो सकती हैं, या किसी और की हो सकती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिया है कृषक कोऑपरेटिव, ये वही सोनपुर में है ना। तो ये जो कृषक कोऑपरेटिव है इसमें 2300 फार्मर्स हैं जो इसके मेंबर्स हैं। अब ये मेंबर्स क्या करते हैं, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं खुद के मेंबर से, ये कोऑपरेटिव में, है ना। कोऑपरेटिव ने क्या किया, बैंकिंग जैसा सिस्टम बना लिया। बैंक्स में जैसे पैसा जमा करते हैं हम, वैसे ये जो कोऑपरेटिव के मेंबर हैं, ये कोऑपरेटिव के मेंबर्स भी इसमें पैसा जमा करते हैं, और ये जो पैसा इन्होंने जमा किया ये एज कोलैटरल यूज किया जाता है। और कोऑपरेटिव क्या करती है, बैंक से फिर बड़ा लोन ले लेती है, ये जो डिपॉजिट्स किए हैं इन डिपॉजिट्स को कोलैटरल की तरह यूज करके, ठीक है। अब जब बैंक से इन्होंने बड़ा लोन ले लिया है तो ये क्या करते हैं, ये अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जिनको भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो ये क्या कर रहे हैं, अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये लोन्स जो हैं वो रीपे हो गए, वापस कर दिया इन्होंने, तो ये क्या करेंगे, एक फ्रेश राउंड ऑफ लैंडिंग कैन टेक प्लेस, ठीक। दोबारा से ये लोन ले सकते हैं और दोबारा से ये लोन दे सकते हैं, ठीक है। तो कृषक कोऑपरेशन ने क्या किया, कृषक कोऑपरेशन प्रोवाइड्स लोन्स फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, लोन फॉर कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चरल ट्रेड, फिशरी लोन्स, लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, है ना भाई, बैंक की जगह कोऑपरेटिव से ले रहे हैं लोग लोन, है ना, एंड फॉर वैरायटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस। तो बैंक से लोन लिया,
अपने मेंबर्स के डिपॉजिट को एज कोलेट्रल यूज करके उससे उन्होंने क्या किया, अपने सारे काम कर लिए, बैंक का लोन रीपे भी कर दिया, उसके बाद भी पैसा बच गया। अब वो क्या कर रहे हैं, उस पैसे से अपने मेंबर्स को या दूसरों को भी लोन दे रहे हैं और उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है उससे उस कोऑपरेटिव का खर्चा चलेगा। ठीक है, तो बड़ा अच्छा सिस्टम है ये भी। इसमें भी जो होता है ना इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। तो अब यहां पर जो हमने क्रेडिट सिचुएशंस देखी ना, उसके बेसिस पर हम क्रेडिट्स को दो सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर, है ना। तो ये जो डिफरेंट टाइप के लोन हमने लिए हैं, इसमें हमने क्या देखा, एक फॉर्मल सेक्टर है और एक इनफॉर्मल सेक्टर है। फॉर्मल सेक्टर कौन सा है, बैंक एंड कोऑपरेटिव्स, है ना। ठीक है, तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, पूरे इंडिया में जो लोन लोग ले रहे हैं उसमें 25% लोन वो किससे ले रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, और 25% लोन किससे ले रहे हैं, कमर्शियल बैंक से। ठीक है, तो ये दो कोऑपरेटिव्स एंड कमर्शियल बैंक्स, ये क्या हो गए, फॉर्मल सेक्टर। क्यों हो गए, क्योंकि इनको मॉनिटर करने के लिए आरबीआई है। ठीक, बाकी जितने बचे वो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट हैं। ठीक है, ये 1% गवर्नमेंट का भी अपन मान सकते हैं फॉर्मल में। ठीक है, लेकिन जो अदर जो इन सोर्सेज ऑफ इनकम, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट हैं, जैसे कि अदर नॉन इंडस्ट्रियल एजेंसीज हैं, रिलेटिव्स हैं एंड फ्रेंड्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं एंड मनी लेंडर्स हैं। तो सबसे ज्यादा आप देखो अभी भी किससे ले रहे हैं लोन, मनी लेंडर से। 33%, कितना, 33%, बहुत बड़ा परसेंटेज होता है भाई ये। अभी भी 33% लोन मनी लेंडर्स दे रहे हैं, सबसे ज्यादा इनका ही रोल है। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज, ये सब मिलाकर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट या इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन। ठीक, क्लियर है ये। तो फॉर्मल सोर्सेस में क्या आ गए, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। इनफॉर्मल में क्या आ गए, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। ठीक, किस बेस पर कहा भाई हमने ये, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर को मॉनिटर करने के लिए कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सुपरवाइज कर रहा है फॉर्मल सोर्सेस की फंक्शनिंग को। ठीक है, अब ये जो आरबीआई है, आरबीआई ये सुपरविजन करता कैसे है। आरबीआई के दो फंक्शन मिल गए अपन को। एक फंक्शन हमने अभी पढ़ा था पहले कि भैया ये मनी प्रिंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा हमने क्या देख लिया अभी कि ये बैंक्स को या जो भी फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट हैं, यानी कि बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनको ये सुपरवाइज करता है। ठीक, कैसे करता है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है। हमने पढ़ा था कि बैंक को एक मिनिमम 15%, टोटल डिपॉजिट्स का मिनिमम 15% अपने पास रखना होता है एज कैश, है ना, ताकि जो डिपॉजिटर्स हैं वो यदि पैसा निकालने आए तो पैसा निकाल सकें। तो ये बैंक, ये कौन मॉनिटर करता है, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई जो होता है देखता है, सीज दैट द बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। तो ये पहला तरीका हो गया जिससे आरबीआई सुपरवाइज करता है फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन को। ठीक है, कि ये देख रहा है कि भैया मिनिमम कैश मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। ठीक, दूसरी चीज आरबीआई ये देखता है कि ऐसा ना हो कि बैंक सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस को या बहुत लार्ज बिजनेसेस को ही लोन दे रहे हो। आरबीआई ये देखता है कि भाई इन लार्ज बिजनेस के अलावा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल कल्टीवेटर्स हैं, है ना, स्मॉल बोरोवर्स हैं, इनको भी लोन मिले, है ना। तो दूसरा तरीका जिससे आरबीआई मॉनिटर करता है वो क्या है, आरबीआई सीज दैट बैंक गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टीवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल बोरोवर्स एटसेट्रा। ठीक है, और तीसरा तरीका जो है मॉनिटर करने का वो ये कि हर साल एक पीरियड फिक्स है ना, पीरियोडिकली जो बैंक्स हैं दे हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू आरबीआई, किस चीज के रिगार्डिंग इनको इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है, हाउ मच दे आर लैंडिंग, टू whom
एट वॉट इंटरेस्ट रेट, क्योंकि हर एक बैंक का इंटरेस्ट रेट अलग होता है, थोड़ा बहुत अंतर होगा, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा फर्क होगा, लेकिन अंतर होता है। ठीक है, तो हर एक बैंक को, आरबीआई को ये रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि वो किसको पैसा उधार दे रहे हैं, कितना पैसा उधार दे रहे हैं और किस इंटरेस्ट रेट पर वो पैसा उधार दे रहे हैं। इस तरीके से आरबीआई फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन को मॉनिटर या सुपरवाइज करता है। ठीक है, अब इनफॉर्मल सोर्सेस की बात करते हैं। इनफॉर्मल सोर्सेस को मॉनिटर करने के लिए कोई नहीं है ना। ये जो इनफॉर्मल सोर्सेस हैं, इनफॉर्मल सेक्टर है, इनको सुपरवाइज करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, अब जब कोई सुपरवाइज करने के लिए नहीं, तो इनकी मर्जी है, जिस इंटरेस्ट रेट पर चाहे दे सकते हैं, है ना। चाहे तो 2% पर मंथ पर दें, चाहे तो 2% पर एनम पर दे दें, ये इनकी मर्जी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, दे लैंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज, नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स, है ना। ये अनफेयर मीन्स का यूज करते हैं किस चीज के लिए, टू गेट देयर मनी बैक। गुंडों को भेज देंगे, है ना, या पुलिस का मिस यूज करेंगे, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे, तो ये अपना पैसा वापस लेने के लिए अनफेयर मीन्स का यूज करते हैं। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स एज कंपेयर टू फॉर्मल सेक्टर, ये हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट होता है। अब इन सारे रीजंस के कारण हम देखते हैं ना कि हमें चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट की जरूरत है। चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट तो चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। क्यों चाहिए कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, जरा इस पर हम चर्चा करेंगे अभी कि क्या होता है। जो कॉस्ट ऑफ बोरोवर, कॉस्ट टू द बोरोवर है इनफॉर्मल सेक्टर में, बहुत हाई होती है। इसके कारण क्या होता है कि जो बोरोवर है उसकी ज्यादातर इनकम जो है वो लोन रीपेमेंट में चली जाती है, उसकी खुद की इनकम बहुत कम हो जाती है ना। तो बोरोवर्स हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्व्स। एक रीजन ये है कि हमको चाहिए चीप सोर्स ऑफ क्रेडिट ताकि लोगों की इनकम बढ़े। भाई अब दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन क्या होता है, कई बार चूंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई है ना, इसके कारण क्या होता है, जिस व्यक्ति ने उधार लिया है उसको जो रीपेमेंट करना होता है वो उसकी इनकम से ज्यादा होता है ना। जो अमाउंट टू बी रीपेड है, अमाउंट टू बी रीपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर। अब यदि ऐसा है कि जो अमाउंट रीपे करना है वो इनकम करने बोरोवर की इनकम से ज्यादा है, तो किस चीज की सिचुएशन आ गई, डेट ट्रैप की सिचुएशन आ गई। तो भाई दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया कि डेट ट्रैप या डेट इंक्रीजिंग डेट या डेट ट्रैप की सिचुएशन ना आए, इसीलिए हमें चीप सोर्सेस ऑफ क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है भाई, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसके कारण वो उधार नहीं लेते, कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करते, है ना। तो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग मे नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। इसीलिए हमको क्या चाहिए, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट चाहिए। ठीक है, ये हमें तीसरा पॉइंट मिल गया भैया। इन सारी एक्टिविटीज के लिए हम कह रहे हैं कि फॉर्मल सोर्सेस होने चाहिए, है ना। तो दीज आर द रीजंस जिसके लिए हम कह रहे हैं बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लैंड मोर मनी। ठीक है, इन तीन चीजों के कारण हम कह रहे हैं कि और ज्यादा हमें चीप क्रेडिट की जरूरत है। यदि ये होगा, ये चीप क्रेडिट मिलेगा तो क्या फायदा होगा, देखो अब जो चीजें हमने बोली वो फायदे हम यहां देख लेते हैं कि इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। Many people जो हैं they would be able to borrow cheaply for variety of needs। ठीक है, एक इनकम बढ़ जाएगी जिसके कारण वैरायटी ऑफ नीड्स के लिए चीप लोन वो ले पाएंगे। ठीक है, दे कुड ग्रो क्रॉप्स, डू बिजनेस, सेट अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो हमने कहा था हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के कारण कई सारे लोग कुछ नया नहीं करते, तो ये हम देख रहे हैं कि इससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी बढ़ेंगी, बिजनेस भी बढ़ेंगे और जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगा, नई इंडस्ट्री सेटअप हो जाएंगी और ट्रेड इन गुड्स जो है वो सेटअप हो पाएगा। ठीक है, इन्हीं सारे रीजंस के कारण हम कह रहे हैं चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। यदि ये क्वेश्चन बन जाए आपको कि वाई,
वाई चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट, तो यही 3 पॉइंट्स हम यहां लिख देंगे, है ना, कि इन 3 पॉइंट्स के कारण हम कह सकते हैं चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब देखो भाई, लेकिन ये जो लोन मिल रहा है फॉर्मल सोर्सेस से, अभी इस सिचुएशन में किस किस को मिल रहा है, तो उसके लिए हम ये एक ग्राफ देखते हैं, है ना। यहां पर एक जो ये कलर है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट से लोन को, और ये वाला कलर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट से लोन को। और हमने यहाँ 4 कैटेगरीज बनाई हैं, पुअर हाउस होल्ड से लेकर रिच हाउस होल्ड तक। तो ये है पुअर हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स, वेल ऑफ हाउस होल्ड एंड रिच हाउस होल्ड। ठीक है, अब ये इस कलर पर फोकस करते हैं कि भाई देखो, पुअर हाउस होल्ड में 85% लोग जो हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेस से लोन ले रहे हैं। जो हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स हैं उसमें 53% लोग इनफॉर्मल सोर्सेस से क्रेडिट ले रहे हैं। वेल ऑफ हाउस होल्ड में सिर्फ 28% लोग इनफॉर्मल सोर्सेस से क्रेडिट ले रहे हैं, और रिच हाउस होल्ड में सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो इनफॉर्मल सोर्सेस से लोन ले रहे हैं। 90% लोगों को फॉर्मल सोर्सेस से लोन मिल जा रहा है। वैसे ही वेल ऑफ में 72% को, और विथ फ्यू एसेट्स वालों में 47% को। ये हम अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं कि अर्बन एरियाज में पुअर हाउस होल्ड को आज भी कहां से लोन लेना पड़ रहा है, इनफॉर्मल सोर्सेस से, जबकि रिच हाउस होल्ड जो हैं वो कहां से, मैक्सिमम लोग कहां से लोन ले रहे हैं, फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट से। जैसी सिचुएशन हम ये सिटीज की देख रहे हैं, अर्बन एरियाज की देख रहे हैं, वैसा ही हमको रूरल एरियाज में देखने मिलता है ना। तो वो जो ग्राफ थे उसके बेसिस पर हमने देखा 85% ऑफ लोन्स टेकन बाय पुअर हाउस होल्ड इन अर्बन एरियाज आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेस, जबकि रिच हाउस होल्ड की यदि हम बात करें तो रिच हाउस होल्ड में 90% लोग फॉर्मल सोर्सेस से लोन ले रहे हैं। बिल्कुल उल्टा है ग्राफ, सिर्फ 10% ऐसे हैं रिच में जो इनफॉर्मल सोर्सेस से लोन ले रहे हैं। ठीक है, सिमिलर चीज किसके लिए है, रूरल एरियाज के लिए भी एक सिमिलर पैटर्न हम फाउंड करते हैं, है ना। तो ये जो रिच हाउस होल्ड हैं वो फॉर्मल सोर्सेस से या फॉर्मल लैंडर्स से लोन ले पा रहे हैं, जबकि पुअर्स जो हैं वो नहीं ले पा रहे हैं, उनको इनफॉर्मल सोर्सेस से ही लेना पड़ रहा है। ठीक, तो इससे हमें क्या समझ में आता है, क्या चीजें समझ में आती हैं। पहली चीज ये कि फॉर्मल सेक्टर को अभी भी जरूरत है ज्यादा से ज्यादा लैंडिंग करने की। तो फॉर्मल सेक्टर स्टिल नीड्स मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल। 50% लोगों को ही लोन मिल रहा है फॉर्मल सेक्टर से, तो ज्यादा लोगों को लोन देने की जरूरत है फॉर्मल सेक्टर को। ठीक, तो रिमेनिंग जो है वो इनफॉर्मल से ले रहे हैं। क्लियर है ये चीज। तो इनफॉर्मल से लेंगे तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और उनके पास कुछ भी इनकम नहीं बचेगी। और जो मोस्ट इनफॉर्मल लैंडर्स हैं वो बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, और उसके कारण क्या होता है कि इनकम जो होती है बोरोवर की बहुत कम हो जाती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स नीड्स टू लैंड मोर, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, ताकि इनफॉर्मल सोर्सेस पर उनकी जो डिपेंडेंसी है वो घटे। दूसरी चीज ये, एक तो हम कह रहे हैं कि रूरल एरियाज में ज्यादा से ज्यादा लैंडिंग करें, दूसरी चीज ये कि भाई ऐसा ना हो कि सिर्फ रिच को करें। क्या चाहिए कि जो फॉर्मल सेक्टर हैं एक्सपेंड, अब इनको लैंडिंग तो एक्सपेंड करनी है, साथ ही ये क्या कह रहे हैं कि हर किसी को लोन मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिच लोगों को लोन दे दो। अभी कंडीशन हमने देख ली कि रिच हाउस होल्ड को मिल रहा है, पुअर हाउस होल्ड को नहीं मिल रहा है। तो यही हम कह रहे हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट फॉर्मल क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड more equally so that poor can benefit from the cheap loan। ठीक है, क्लियर है ये चीज। लेकिन भाई ये भी याद रखना कि रूरल एरियाज में जो हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो इनफॉर्मल सोर्सेस से लोन ले रहे हैं। ऐसा क्यों? अभी हमने क्या पढ़ा कि जो पुअर हाउस होल्ड हैं आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। ऐसा क्यों? इसका एक रीजन ये है कि बहुत सारे रूरल एरियाज में तो बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ही नहीं। तो पहला रीजन मिल गया कि बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट इन रूरल इंडिया। बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं आज भी जहां पर बैंक है ही नहीं। तो एक रीजन हमको ये मिल गया कि भैया क्यों इनफॉर्मल सोर्सेस से इनको क्रेडिट लेना पड़ रहा है। चलो ठीक है, मान लो बैंक है,
फिर भी कई बार लोन नहीं मिल पाता। क्यों? उनके पास डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं होता जो रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो वो साथ में कोलेट्रल भी नहीं दे पाएंगे, है ना। तो इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, मतलब जब बैंक प्रेजेंट है तो बैंक से लोन लेना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? इनफॉर्मल सोर्सेज से बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इनफॉर्मल सोर्सेज में जो लोग हैं ना वो जानते हैं कि ये बंदा हमारे गांव का है, ये हमसे पैसा उधार ले रहा है, ये चुकाएगा, नहीं चुकाएगा तो मैं वसूल लूंगा, कैसे ना कैसे मैं निकलवा लूंगा पैसा। बैंक ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो बैंक को क्या चाहिए? बैंक रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेट्रल, और इनके पास कई बार डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, कई बार कोलेट्रल नहीं होता, और इसीलिए बैंक से इनको लोन नहीं ले पाता। तो ये जो एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल है, इट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हिच प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग लोन फ्रॉम द बैंक, ठीक है। तो ये दो मेन रीजंस मिल गए जिसके कारण हम देख रहे हैं कि रूरल एरियाज में जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनको बैंक से लोन नहीं मिल रहा, ठीक। मनी लेंडर से क्यों मिल जाता है वो भी मैंने आपको बताया कि जो मनी लेंडर्स होते हैं या इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बोरोवर्स को जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, इसीलिए वो लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं इवन विदाउट कोलेट्रल, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि पुराना लोन नहीं चुकाया और उसके बावजूद भी नया लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो जो बोरोवर है, इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर इवन विदाउट रीपेइंग द अर्लियर लोन, ठीक। लेकिन दिक्कत क्या है इसमें? मनी लेंडर चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और जो भी वो पैसा दे रहा है और जो इंटरेस्ट ले रहा है उसका कोई रिकॉर्ड भी वो नहीं रखता। मतलब एक फेयर रिकॉर्ड नहीं रहेगा जो गवर्नमेंट के पास है, उसके खुद के पास रहेगा, ठीक है। खुद के पास वो हिसाब किताब रखता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास कुछ इसका हिसाब किताब नहीं होता, और चूंकि इसीलिए गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है ना, इसीलिए इनको हरासमेंट भी किया जा सकता है, ठीक। तो अब गवर्नमेंट को तो मालूम है कि भैया अभी भी मैक्सिमम जो लोन जा रहा है रूरल एरियाज में इनफॉर्मल सोर्सेज से जा रहा है, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि ऐसा ना हो, लोगों का हरासमेंट ना हो, तो गवर्नमेंट कुछ नए तरीके सर्च कर रही है कि जिनसे लोगों को लोन मिल सके फॉर्मल सोर्सेज से। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एक नया तरीका ढूंढा लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज करने का, ठीक है। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक, इनके बारे में चर्चा करते हैं कि भाई ये जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है इसमें जनरली 15 to 20 मेंबर्स होते हैं एक ही नेबरहुड के, और जनरली ऐसा देखा जाता है कि ये जो 15 से 20 लोग हैं इसमें ज्यादातर कौन होती हैं? विमेन, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करती है? इन लोगों को मोटिवेट करती है रेगुलरली सेविंग्स करने के लिए। अब ये सेविंग वेरी कर सकती है लोगों की इनकम के ऊपर, है ना, डिपेंडिंग उनकी जो इनकम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 25 रुपए से लेके 100 रुपए या उससे ज्यादा इनको रेगुलरली सेव करना होता है, ठीक है। लेकिन याद रखना रेगुलर सेविंग होनी चाहिए, ठीक है। तो सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम 25 to 100 रुपीज डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव, ठीक। लेकिन रेगुलर सेविंग होनी चाहिए, ये पॉइंट अपन को याद रखना है, ठीक है, कि ये क्या कर रहे हैं। A typical self-help group has 15 to 20 members, usually belonging to one neighborhood, who meets and save regularly. Regularly मीटिंग करेंगे और रेगुलरली पैसा सेव करेंगे, और कितना सेव करेंगे? 25 रुपए से 100 रुपए या उससे ज्यादा, डिपेंड करेगा लोगों की एबिलिटी क्या है, लेकिन रेगुलरली सेव करना है। अब यदि ये रेगुलर सेव करते हैं, रेगुलरली सेव करते रहते हैं, तो गवर्नमेंट इनकी हेल्प करती है बिना कोलेट्रल के बैंक से लोन दिलाने में, ठीक है। तो मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। खुद से तो लोन ले ही सकते हैं, ठीक है, जो सेविंग्स कर रहे हैं उसमें से ये लोन ले सकते हैं, लेकिन मेन चीज क्या है कि ग्रुप जो दे रहा है उस पर भी इंटरेस्ट लेगा और वो छोटा अमाउंट ही ले पाएंगे। लेकिन यदि ये 2 साल तक लगभग 1 या 2 साल तक लगभग सेव करते हैं तो क्या होगा? एलिजिबिलिटी बन जाएगी उनकी टू अवेल लोन फ्रॉम द बैंक, ठीक है। अब वो लोन मिलेगा किसको? ग्रुप को, किसी एक व्यक्ति को नहीं। तो ये लोन सैंक्शन होता है किसके नाम से होता है? ग्रुप के नाम से। और ये लोन रीपे भी किसको करना है? ग्रुप को करना है, ठीक है। तो ग्रुप के नाम से लोन सैंक्शन हुआ एंड इज मेंट टू क्रिएट अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर्स।
ये किसके लिए यूज किया जाएगा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखो बहुत जरूरी है भैया, इतने सारे लोग हो गए हैं, अपन 140 करोड़ जनसंख्या हो गई अपनी लगभग, ठीक है। इतने सारे लोगों को जॉब मिल पाना पॉसिबल नहीं है। हर कोई नौकरी करेगा तो नौकरी देगा कौन, है ना? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये क्या होते हैं? इसमें 15 से 20 मेंबर्स होते हैं, ये रेगुलरली मिलते हैं, पैसा सेव करते हैं। कितना सेव करेंगे? 25 रुपए से लेके 100 रुपए या उससे ज्यादा भी, ये डिपेंड करेगा उस ग्रुप के मेंबर्स की एबिलिटी के ऊपर। यदि वो रेगुलरली पैसा सेव करते हैं तो वो बैंक से लोन ले सकते हैं। जब तक बैंक से लोन नहीं ले रहे हैं लेकिन पैसा सेव कर रहे हैं तो वो ग्रुप जो है उसमें से भी उसके मेंबर्स जो हैं वो उधार ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। उस पर ग्रुप जो है उस पर छोटा सा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। लेकिन रेगुलरली यदि ये लोग पैसा सेव करते रहते हैं तो गवर्नमेंट इनको बैंक से लोन दिलाएगा, जिसका ये यूज करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो हम ये क्या देखते हैं कि एक स्मॉल लोन्स जो होते हैं दे आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्गेज लैंड। मतलब मॉर्गेज का मतलब ही क्या है? वो कोलेट्रल की तरह जो सिक्योरिटी की तरह रख दिया गया था। तो जो बैंक से लोन लिया उससे मेंबर क्या कर सकता है? अपना मॉर्गेज लैंड छुड़वा सकता है। मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज्ड अप हो जाती है ना। तो वर्किंग कैपिटल की जो नीड्स हैं वो मीट करने के लिए, यानी कि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ये लोग इस पैसे का यूज कर सकते हैं, या फिर जो मनी रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के लिए वो यूज कर रहे हैं, उसको प्रोडक्शन करेंगे कैसे भी, है ना। बाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स, रॉ मटेरियल लाइक बैम्बू एंड क्लोथ्स, इन सब चीजों के लिए ये इस कैपिटल का यूज करेंगे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए। या मान लो किसी को घर बनाना है तो हाउसिंग मटेरियल परचेज करने के लिए, या फिर एसेट्स जो भी वो खरीदना चाहते हैं वो एक्वायर करने के लिए, लाइक सीविंग मशीन, कोई टेलर का काम करना चाहता है, या फिर हैंडलूम खरीद सकता है जो वीविंग करना चाहता है, या कैटल्स खरीद सकते हैं यदि डेयरी डालना चाहते हैं। तो इस तरीके से बैंक से जो लोन मिलेगा उसका ये यूज करेंगे इन वेरियस पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? सेविंग्स। ठीक है, यदि सेविंग्स नहीं करेंगे तो लोन नहीं मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो सारे डिसीजंस लेते हैं सेविंग्स और लोन एक्टिविटीज से रिलेट करके। ये चीज याद रखेंगे, ग्रुप है यहां पर। लोन किसको मिला? ग्रुप को। रीपे किसको करना है? ग्रुप को। इसीलिए बैंक भी लोन देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ना। तो ग्रुप डिसाइड्स एज रिगार्ड्स द लोन्स टू बी ग्रांटेड, द पर्पस, अमाउंट, इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड एंड रीपेमेंट शेड्यूल। ये ग्रुप डिसाइड करता है कि भाई किसको कितना लोन देना है। ठीक है, कि जो पर्पस वो बता रहा है उस पर्पस के लिए देना है कि नहीं देना है, और कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, और रीपेमेंट का शेड्यूल क्या रखना है। यदि कोई रीपेमेंट नहीं करता तो पूरा ग्रुप उसको बहुत सीरियस लेता है। इट इज द ग्रुप which is responsible for the repayment of loan, and any case of non repayment of loan by any one member is followed up seriously by others members in the group. एक मेंबर ने गड़बड़ करी तो बाकी के लोग उस पर चढ़ाई कर देंगे कि भाई तू टाइम पर क्यों नहीं दे रहा लोन, है ना, टाइम पर क्यों नहीं चुका रहा है लोन। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी है सेविंग्स करना, टाइम पर रीपेमेंट करना। ठीक है, क्योंकि ग्रुप को लोन मिला है, किसी एक व्यक्ति को नहीं। इसी फीचर के कारण, बिकॉज ऑफ दिस फीचर, बैंक आर विलिंग टू लैंड टू द पुअर विमेन व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इन सेल्फ हेल्प ग्रुप। इवन उनके पास कोलेट्रल ना हो तब भी, इवन दो दे हैव नो कोलेट्रल एज सच। ठीक है, ये होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब देखो इसमें और भी फायदे। एक तो विमेन खास तौर से सेल्फ एम्प्लॉयड हो गई, साथ में इनको बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करने का मौका मिल जाता है। ठीक है,
तो मतलब ये सोशल डेवलपमेंट का भी काम करते हैं। ठीक, तो विमेन को एक तो इनको क्या मिल गया, लोन मिल गया, जिससे ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो गई, और साथ में हम क्या देख रहे हैं कि फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट तो हो गई, रेगुलरली मीटिंग्स करती हैं, एंड इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन अ वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज, जैसे कि हेल्थ ऑफ द विमेन, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बड़ी समस्या है, इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिस पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की विमेन मिलती हैं, बात करती हैं और उस पर एक्शंस लेती हैं। तो देखो दो फायदे हुए, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल गया, ठीक है, और दूसरा सोसाइटी और स्ट्रांग होगी। सोसाइटी में जो कुरीतियां हैं, है ना, सुपरस्टिशंस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगती हैं, क्योंकि जब ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाती हैं, इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, है ना। इंडिपेंडेंस क्या है, ये जो इंडिपेंडेंस है ना, कि भैया हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, आपके भरोसे नहीं है कि आप हमको पैसा दोगे, आप खाना दोगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, वो खुद पैसा कमा रही हैं, और इसीलिए वो डोमेस्टिक वायलेंस जैसी प्रॉब्लम से लड़ पाएंगी, खुद के लिए न्यूट्रिशन की बात कर पाएंगी कि भैया अच्छा खाना खाना है और हेल्दी रहना है। ठीक, तो इस तरीके से हम देखते हैं ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये रूरल डेवलपमेंट के लिए या कहें कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी कंट्री की 70% के लगभग पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, और सबसे ज़्यादा पॉवर्टी भी कहाँ है, रूरल एरियाज में। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, ये हमें देखना है भाई ये कैसे हमारी हेल्प करते हैं रूरल एरियाज के डेवलपमेंट में। ठीक है, बहुत ज़रूरी है भाई ये, क्योंकि वो लोग जो पॉवर्टी से जब बाहर आएंगे, देखो याद रखना देश कब आगे बढ़ेगा, जब देश का हर नागरिक आगे बढ़ेगा, कुछ लोगों के आगे बढ़ने से देश आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना बहुत ज़रूरी है रूरल डेवलपमेंट के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब इसमें ज़रा हम देखते हैं एक एग्जाम्पल ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का, कि कैसे ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश ने वहाँ के रूरल एरियाज़ में लोगों को लैंडिंग बढ़ाई और उससे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है ना। तो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश जो है ना ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट रीजनेबल रेट्स। कब स्टार्ट हुआ ये, 1970s में एक छोटे प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2018 में ओवर 9 मिलियन मेंबर्स थे इनके, मतलब कि 90 लाख, एंड अबाउट 81,600 विलेजेस में इसका नेटवर्क था। ठीक है, तो ये जो बांग्लादेश में जो ग्रामीण बैंक हैं ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। हमारे यहाँ पर भी ग्रामीण बैंक खोले गए, हालांकि इंडिया में ये उतने सक्सेसफुल नहीं हुए, ठीक, लेकिन रूरल एरियाज में बांग्लादेश में क्या हुआ, ऑलमोस्ट ऑल द बोरोवर्स आर विमेन एंड बिलोंग्स टू द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इनको इन्होंने लोन दिया और इनको सक्षम बनाया, डेवलप किया। ठीक है, these borrowers have proved that not only are poor women reliable borrowers, reliable मतलब जिन पे भरोसा कर सकते हैं, but that they can start and run a variety of small income generating activities successfully। देखो भाई, सबसे गरीब फैमिलीज की जो विमेन हैं वो कई सारी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज सक्सेसफुली चला रही हैं बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, ये कोई हम अपन थ्योरी ऐसी नहीं पढ़ रहे हैं कि भैया ये हमने कुछ इमेजिन किया हो, ये एग्जाम्पल है सक्सेस का कि कैसे बांग्लादेश में पुअर विमेन ने सक्सेस अपनी गेन करी। कब, जब बांग्लादेश का जो ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, उसने इनको चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड कराया। तो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारा ये चैप्टर, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं, और इन सारे कोर्सेज के डिटेल वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।